खुद ही से आपको कभी डर नहीं लगा? सर डरना तो इनको चाहिए कि आने वाला समय इनका कैसा हो। 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो आप सीएम सुक्खू से पूरा बदला लेंगे, तो आप ऐसे फ्री में कैसे चलेंगे बीजेपी में? तो जब भी कोई शिफ्ट मारता है तो कोई ना कोई फायदा देखता है। डर लगा था थोड़ा कि यार मैंने पंगा ना ले लिया कहीं जब आप मैदान में उतरे? नहीं, मुश्किल तो होता है। डरना तो सिर्फ उस ईश्वर से डरता हूँ मैं, बाकी मैं नहीं डरता जिसे। तब सुक्खू जी ने भी कोई हेल्पफुल की थोड़ी? नहीं, सुक्खू जी ने क्या हेल्प हो। पूरा दिन बिठाए रखना, मिलना नहीं, अच्छा, अपमानित करना। मैं उस समय इतना प्रताड़ित था कि मैं ये बात शरेआम बोल देता था कि मैं नहीं दूंगा वोट, और मैंने नहीं दिया। जैसा भी लगा कि आपको जान का खतरा कि शायद मार सकते सकते थे, को पता लगता है। तो 1-1.5 महीने तक जब आप बाहर थे सभी लोग, तो उसमें बीजेपी का कौन नेता कोऑर्डिनेट कर रहा था आपको? क्या आपको बिलो द बेल्ट भी हम लेगी एक तरह से? तो राजनीति में आने का क्या विचार आया, क्यों आया? मैंने तो ये सुना है कि कहीं एक बार आप कहीं धूमल जी के पास गए थे और कुछ आपका काम नहीं हुआ और आपके अंदर ईगो आ गई कि साला मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा। अनुराग जी से थोड़ी दूरी है आपकी, तो अभी कैसी बाउंडिंग है अनुराग जी के साथ? आप जयराम जी का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया आपने हमीरपुर में, बड़े लीडर्स के साथ आप पंगे में तो पूरा दम रख रहे हैं। आपकी लव मैरिज है, 2-3 साल के इंटरव्यू के बाद आप पास हुए हो पास, प्यार में। हाँ पास हुए। अपने जो सैलरी है एमएलए की जी, वो लेते ही नहीं है, वो डोनेट कर देते हो आगे? ईश्वर ने कभी हाथ ऐसे नहीं फैलाने दिए, हमेशा हाथ उसने ऐसे रखा है कि देने लायक। एमएलए बनने के बाद कोई ईगो नहीं आई? क्यों नशा पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं? नशा पत्ती का है कौन है। कोई होता है ना। तो कभी आपने सोचा था कि मतलब क्रशर की बिजनेस में आने के बाद कभी करोड़पति भी बन जाओगे आप? 14-15 करोड़ रुपए में आप बिक जाओगे, और आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। 24 का चुनाव कितना डिफरेंस लगा था आपको? क्योंकि वो तो एक तरह से पूरा का पूरा जोर लगाया गया आपको हराने के लिए। देखिए 24 का चुनाव जो था, ऐसा चुनाव तो शायद ही कभी जीवन में आएगा। क्योंकि जब सरकार बच गई है, आप 40 हो गए हैं, तो इतना जिसे कहते हैं नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहिए। होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना बाबा के चरणों में हाजिरी लगा के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक अलग ऊर्जा का संचार मिलता है, तभी शत्रुओं से भी आप लड़ सकते। आज हमारे साथ एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जिन्होंने यंग एज में ही बिजनेस और राजनीति दोनों में ही सक्सेस हासिल की। एमएलए की कुर्सी, बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद इनके चेहरे पर कोई गरूर नहीं है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के विधायक आशीष शर्मा जी हैं और 2022 में इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। 2022 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 13,000 वोटों से ये जीते। जी हाँ, और उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर चलता रहा और इन्होंने बीजेपी में शिफ्ट किया और बीजेपी में शिफ्ट होने के बाद फिर से उपचुनाव हुए और उपचुनाव में फिर से इन्होंने जीत हासिल की। पूरा जोर लगाया गया कांग्रेस सरकार की ओर से इनको हराने के लिए, लेकिन ये युवा पूरी सरकार पर भारी पड़ गया। जी हाँ, हम आज बात करेंगे आशीष शर्मा जी से। थैंक यू बहुत बहुत सर वेलकम आपका बहुत बहुत द न्यूज़ आवर के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है और इंटरेस्टिंग है। पेशे से आप इंजीनियर थे जी, और फिर बिजनेस में आए, फिर राजनीति में आए, तो इतना जल्दी सक्सेस कैसे हासिल हुई? कैसे आप इतना कम एज में सक्सेस हुए? देखिए अब ये चीज़ तो ईश्वर को पता होगा भी क्या भाग्य में है, आगे क्या नहीं हो। लेकिन उस समय की जो है स्थिति, वो तो जब इंजीनियरिंग करके आए तो उसके बाद अपना काम शुरू किया। 21 साल की एज में मुझे लगता है आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी, 2009 में जब पास आउट होके आया मैं। 21-22 साल की हाँ जी, 22 साल की एज हो गई उस समय। जी। उसके बाद काम शुरू किया। क्या बिजनेस स्टार्ट किया सर? मैंने क्रशर का काम शुरू किया था जी। चाचा जी। तो कोई अनुभव था आपको पहले कुछ नहीं, भी? नहीं, उससे पहले नहीं था। लेकिन क्योंकि चाचा जी मेरे कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, काम जी। करते थे, रोड्स वगैरह बनाते थे। हम्म। तो इस फील्ड का थोड़ा था कि इस फील्ड में क्रशर वगैरह का काम शुरू करते, वो शुरू किया 2010 में। जी। और धीरे धीरे काम किया, मेहनत की। उसके बाद अपनी कंपनी भी बनाई जो रोड एंड मैंने सुना आपने मजदूर की तरह काम किया अपनी कंपनी में। कंपनी में क्या मतलब, पहले शुरू में जब थे तो यंग एज थी। हाँ। उस समय थोड़ा ज़्यादा जुनून भी रहता था काम करने का, दिन रात दौड़े रहते थे, काम भी करते थे और मेहनत भी करते थे, क्योंकि मज़ा भी पत्थर आता था। तोड़ने वाला काम है ना एक तरह से ये। बिल्कुल पत्थर को क्रश करके आपने पैसा कमाना है। हाँ, नहीं कितना डिफिकल्ट होता है कि कोई उस दौरान जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया क्रशर लगाया, क्योंकि कई लोगों ने भी जब ये काम स्टार्ट किया तो सक्सेस नहीं हो पाए।
देखिए ऐसा है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब ये काम है तो कई तरह के प्रश्न भी उठते हैं, हम्म। क्योंकि जब आप इस पे जो अब आप राजनीति में आए हैं तो तब भी कई तरह की आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि माफिया हैं, इस हाँ, तरह कि का माइनिंग माफिया है, माफिया है ये। चोरी करते हैं, फलां करते हैं। देखिए मेरा जो मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू भी देते हैं सरकार को, रेवेन्यू भी दिया हमने, खैर अभी तो बंद है कृषि, लेकिन लेकिन उस पे भी आएंगे बाद में। हाँ लेकिन ऐसा है कि मैंने ऊपर से क्या है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार भी देते हो। हम्म। काफ़ी लोग जुड़े हैं, लोकल लड़के जिन्होंने टिप्पर्स डाले हैं, वो बजरी जत्ता लेके जाते हैं, सप्लाई करते हैं गांव गांव में, उनकी भी गाड़ियाँ चली हुई हैं। और चलो कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब व्यक्ति बोल देता है कि घर बनाना है, मकान बनाना है, तो उसकी मदद के लिए भी वो चीज़ें सामान दे देते हैं, एक दो गाड़ी तीन गाड़ी दे दी किसी को, तो वो एक हेल्प हो ही जाती है अगर काम चले हों। लेकिन कई नज़रिया लोगों का कई बार रहता है कि नहीं इन्होंने जो है वो गलत तरीके से पैसा हम्म। कमाया है कुछ है, वो अपना अपना नज़रिया है उस चीज़ के लिए, तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन हाँ। मुझे इस चीज़ पे कोई ये नहीं है कि मैंने मेहनत करके। कितने घंटे काम करते थे आप तब जब आपने क्रशर पहला स्टार्ट किया? देखिए हम लोग सुबह से लेके मतलब रात तक रहते थे, वहाँ पे भी रहते थे, अपने साइट पे भी, वहाँ पे रहना, काम देखना सारा। ऐसा भी होता था कि मेरे को खुद गाड़ी चलानी पड़े या कुछ इस तरह से भी करना पड़ता था? चलो जब स्टार्टिंग में शुरू किया था काम तो कई कुछ करना पड़ता था, किया है। और क्योंकि अब नए नए जब आए हैं इस फील्ड में तो आपको मुश्किलें भी बहुत होती हैं, क्योंकि आपसे पहले कई बड़े लोग बैठे होते हैं तो जो आपको नहीं चलने देना चाहते। वो कैसे आप इस फील्ड में कैसे लोग चलने कैसे नहीं देते हैं, क्या करते हैं जैसे? ऐसा होता है ना, अब कुछ मोनोपोली बनी होती है चीज़ें की, मोनोपोली बनी है तो वो उन लोगों को मुश्किल होता था कि कोई नया आएगा हम्म। तो रेट टूटेंगे, कई चीज़ें होती हैं, क्यों किसी कोई कंपटीटर खड़ा करने देना है वहाँ पे। तो जैसे गलत गड़बड़ क्या करते हैं जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर? आपको कागज़ नहीं आपके क्लियर होने देंगे, क्योंकि जगह जगह पे एक वो नेक्सस बना होता है इन लोगों का, तो इन्होंने बथेरी कोशिश की, पर प्रभु की बड़ी कृपा थी, हम लोगों ने संघर्ष भी किया और उसमें सफल भी रहे जहाँ जहाँ जो काम सोचा करने का। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के अगर कंपनी ने काम किया तो वो भी काम ईमानदारी से काम किया, जो रोड्स बनाए हैं वो हमीरपुर अच्छा, रोड्स वगैरह भी आपने ये भी काम किया? रोड्स बनाए, मतलब जो भी गवर्नमेंट के ठेके थे वो लेते थे और काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। तो मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ नहीं अब तो, क्योंकि आप अगर चुनाव में उतरे हैं तो आप उस फील्ड को नहीं देख सकते। लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स ने? मेरा भाई है, ब्रदर है, रियल ब्रदर है, मेरे चाचा जी हैं, वो देखते हैं, तो ईमानदारी से काम किया है। और अगर डेवलपमेंट होनी है तो ये चीज़ें तो साथ के साथ चलनी है। हम्म। तो ये सफ़र अच्छा रहा जो भी रहा। तो कभी आपने सोचा था कि मतलब क्रशर की बिजनेस में आने के बाद कभी करोड़पति भी बन जाओगे आप? सर अब ये सब चीज़ें तो ईश्वर के हाथ की बात होती है, आगे भाग्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस वो जो वो चलाता गया और हम चलते गए, ईमानदारी से काम किया। और कोई बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से तो थे नहीं, ना कोई ऐसा था कि परिवार से क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली से तो थे नहीं आप। ऐसा कोई क्योंकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, दादा हमारे फौजी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना इसमें डाक विभाग में भी काम किया, डाकिए का काम किया उन्होंने। तो लेकिन धीरे धीरे जो है वो मेहनत की हमने, सबने, परिवार का संयुक्त परिवार है, चाचा जी और मेरी खुद की फैमिली सारे इकट्ठे रहते हैं, हम लोग एक ही परिवार है हमारा। तो वो एक ब्लेसिंग होती है जब बड़े जी। भी आपके साथ हों, सारा एक परिवार जी। है, एक ही घर के एक छत के नीचे एक ही किचन है सबका, हम्म। तो वो एक अच्छा माहौल रहता है, परिवार से भी सपोर्ट मिलती है आपको। जी। और जो ये परिस्थितियाँ चली लाइफ में, जो हुई जो भी, चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ रहीं, चाहे इससे पहले कारोबार की रही, वो शायद तभी हम लोग निकल पाए, क्योंकि एक भगवान की ब्लेसिंग के साथ साथ परिवार की भी मजबूती बड़ी साथ, हमेशा खड़े रहे वो लोग। तो राजनीति में आने का क्या विचार आया, क्यों आया? मैंने तो ये सुना है कि कहीं एक बार आप कहीं धूमल जी के पास गए थे और कुछ आपका काम नहीं हुआ और आपके अंदर ईगो आ गई कि साला मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं था, ईगो तो राजनीति में होती नहीं है सर, ईगो का ऐसा था कोई किस्सा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा कोई किस्सा नहीं था, लेकिन ये है कि मेरे मदर अभी भी प्रधान है वहाँ पे, अच्छा। पंचायत के, ओके। सोनी पंचायत के। हाँ। और 2000 में भी प्रधान बने थे जब फर्स्ट टाइम वो पंचायत बनी हमारी। पहले बड़ी पंचायत थी वो, तो वो जब वो पंचायत बनी तो लेडीज रिजर्व सीट थी, तो मदर सन 2000 में प्रधान बने। हम्म। उसके बाद भी चाचा जी हमारे उप प्रधान रहे उस पंचायत के, हम्म। 5 से 20 तक। जी। अभी अभी मदर प्रधान है, तो वो एक
फैमिली में जैसे कहते हैं कि वो पहले से माहौल था कि लोग आते हैं काम के लिए, छोटे मोटे काम जो भी होते हैं, और वो परिवार जो था वो बड़े ढंग से उनको उनकी समस्याएं भी सुनते थे, मदर भी। नहीं, ऐसा है कि बड़े यंगस्टर्स जो हैं थोड़ा बिजनेस में सक्सेस होते हैं, बड़े यंगस्टर्स बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन वो पैसा भी खर्चते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते उनको। तो वो मैजिक कैसे किया? देखिए कुछ वहाँ पे कई बार ये होता है कि डर लगा था थोड़ा कि यार मैंने पंगा ना ले लिया कहीं जब आप नहीं मैदान में उतरे? नहीं डर तो मैं, क्योंकि आपको देखो पार्टी का टिकट भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट तो और मुश्किल हो जाता है। नहीं मुश्किल तो होता है, डरना तो सिर्फ उस ईश्वर से डरता हूँ मैं, बाकी मैं नहीं डरता जिसे, ये बात तो स्पष्ट रूप से मैं बोल दूं आपको। बाकी डर लगता है गलत काम से, हम्म। ठीक है। हम्म। और जब आपने आपका उद्देश्य साफ हो हम्म। और आपका जिसे कहते हैं आप एक नेक नियत से चले हो कि आपने समाज के लिए कुछ करना है, तो डर का है का फिर जो होगा सो वो जनता डिसाइड। तो पहले चुनाव के लिए इंस्पायर किसने किया आपको? तो देखिए इंस्पायर के, अब ये कई बार ऐसा हुआ कि जब परिस्थितियां वैसी बन गई, हम्म। कोविड का समय आया, हम्म। कोविड के समय में मुझे लगा कि लोगों को ज़रूरत है, हम्म। तो जो मेरे से बन पाया मैंने किया उस समय। हम्म। पूरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में, विधानसभा में जहाँ जहाँ जो ज़रूरत थी लोगों को, लोगों तक पहुँचे। जी। उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं आप इलेक्शन लड़िए, जो अच्छा, भी लोगों ने थोड़ा आइडिया दिया, थोड़ा बोला मुझे कि आप इलेक्शन लड़िए, तो मैं कहा ठीक है लड़ लेते हैं। फिर टिकट मांगी आपने? टिकट मांगी, बड़ा प्रयास, कहाँ से, बीजेपी से मांगी थी या कांग्रेस? बीजेपी से मांगी, फिर नहीं मिली? फिर कोशिश की, पर पार्टी ने उचित नहीं समझा होगा उस समय, ठीक है, क्योंकि सिटिंग विधायक थे वहाँ पे हम्म। पार्टी के, हम्म। तो उन्हीं को टिकट मिला फिर। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़े। इंडिपेंडेंट में तो आपने तो धुआंधार पारी खेली और करीब 12,899 वोट के आसपास आपने जीत हासिल की। लगभग 13,000। एक्सपेक्ट किया था आपने कि इतनी बड़ी जीत हासिल हो जाएगी, आपको निर्दलीय विधायक के रूप? नहीं, माहौल था वहाँ पे जनता का, और दिल था जनता का कि नहीं जिताना है, और जनता ने बड़ा खुला समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया दोनों, उस समय दोनों पार्टियों तब को। सुक्खू जी ने भी कोई हेल्पफुल दी थोड़ी? नहीं नहीं, सुक्खू जी ने क्या हेल्प हो, सुक्खू जी ने वो हेल्प करने के इससे उसमें तो रेकन में, उस मोड में तो है ही नहीं वो तो हेल्प तो दूसरी बात है। और वो हमने तो खुद सपोर्ट किया उनको उस समय जीतने के बाद, लेकिन 2022 के इलेक्शन में आपने सुक्खू जी को सपोर्ट किया? नहीं, मतलब 22 के इलेक्शन के बाद जब ये मुख्यमंत्री बने तो हमने तो अपना समर्थन दिया ना, एज ए इंडिपेंडेंट विधायक, तो इनके साथ रहे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो इनके साथ रहे थे, सरकार के साथ भी तो रहे 1 साल तक। हाँ तब आपने ठीक ठाक सपोर्ट किया? हाँ किया। इन्होंने नहीं किया तब आपको सपोर्ट करते थे ये? नहीं किया तभी तो गए, अगर करते होते सपोर्ट और काम करते होते लोगों के, तो जाने की जरूरत ही क्या थी, किसको पंगा लेने की जरूरत होती है कि आके इलेक्शन में चले जाना है, इलेक्शन में काम को कोई नहीं करते थे आप? कोई काम नहीं करते थे। तो चक्कर क्या था, पुष्पेंद्र जी के चक्कर में नहीं वहाँ करते थे, क्या था सीन, क्या था देखिए वहाँ कि पे मिट्टू का सीन था? 3-4 वहाँ पे हमीरपुर में कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो सुक्खू जी के करीबी हैं, जैसे आपने नाम लिया, या फिर वो हमारे सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार भी वहीं से हैं हमीरपुर से, कांगड़ा बैंक के चेयरमैन भी वहीं से थे, तो सभी काम लेके जाते होंगे, इनके करते थे, हमारे नहीं करते थे। तो मैं तो चुनाव तो कभी आपने बात नहीं की थी इनसे कि ये रहा काम करो? क्या बोलते थे ये? की बात बोलते थे, सबको सबके करने पड़ते हैं काम भाई, जो बाकी भी हैं मैं कह जी करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हैं वो तो कर दीजिए। तो अच्छा। जैसे अगर अब 20 की लिस्ट हुई तो 1-2 काम करने, बाकी छोड़ देने, कोई काम नहीं करना, वो भी बड़ी मुश्किल से पीछे लग के पूरा दिन बिठाए रखना, मिलना नहीं, अच्छा, अपमानित करना, पूरा पूरा दिन नहीं मिलना। अपमानित कैसे करते थे? जब मिलना ही नहीं है, विधायक अगर मिलने के लिए जा रहा है आप उससे नहीं मिलेंगे इतना बड़ा क्या यहाँ पे जिसे कहते हैं कि इतना समय भी नहीं है, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, वो कोई अपना पर्सनल काम के लिए थोड़ी ना जा रहा, और ना मैं गया कभी पर्सनल काम के लिए, ये काम कर दो या ये कर दो, कभी नहीं गया मैं गया तो लोगों के काम के लिए गया हमेशा, और मैं पूरा पूरा दिन भी खड़ा रहा, किसी की ट्रांसफ़र है, किसी की एडजस्टमेंट है, किसी के अगर अपने क्षेत्र के लिए कोई रोड के लिए पैसे चाहिए जो कि स्टेट हेड से मिल जाएं, कोई ब्रिज के लिए पैसे चाहिए, ये सब के लिए गया। कई बार चिट्ठियाँ लिखी इनको, पर नहीं, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। फिर अंततः फिर जो लगा वो सही लगा जो किया, और अभी बड़ी कृपा है भगवान की कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और अब यहीं पे जब तक राजनीति में हैं यहीं पे रहना है, और पार्टी को मजबूत करना है। तो जब हर्षवर्धन जब राज्यसभा सदस्य के रूप में जब हर्षवर्धन जी का नाम है, हर्ष महाजन जी, तो उनके पक्ष में मतलब बीजेपी से आपकी बात हुई कि इनके पक्ष में वोट डालना है, इस तरह से हुआ?
हमसे बात की, मैंने तो पहले कह दिया। किसने किया था? हर्ष महाजन जी ने बात की थी कि हर्ष मैं महाजन। ऐसे कैंडिडेट हूँगा, और आपने, मैं कहा जी बिल्कुल मैं वोट डालूंगा। तो आपने सोचा नहीं कि कांग्रेस से बाहर जा रहा हूँ मैं? तो क्या हो गया, मैंने तो बोल दिया था पहले कि मैं डालूंगा, और मैंने पहला वोट डाला था। आपने सीएम को बोल दिया था? हाँ, मैंने बोल दिया था जी। जो भी मेरे से पूछते थे कांग्रेस के वो लोग कि आपने वोट, मैं कि मैं वोट नहीं दूंगा कांग्रेस को। अच्छा। मैं उस समय इतना प्रताड़ित था कि मैं ये बात शरेआम बोल देता था कि मैं नहीं दूंगा वोट, और मैंने नहीं दिया। और हर्ष महाजन जी को मैंने पहला वोट डाला था। सबसे पहला वोट हाँ, आपने डाला सबसे था? पहला वोट मैंने डाला था उस समय। और प्रभु की कृपा ऐसी रही भी, नौ नौ जब वो वोट जब टाई हो गया था, तो वो हमारा कैंडिडेट जीता, और उसके ऊपर भगवान ने भी मोहर लगाई। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एकदम से आपको फोन वोन आना शुरू हुए, जैसे मान लिए कांग्रेस से बड़े लीडर्स के कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकाया वगैरह गया उसके वजह से वोट वगैरह डाला? क्योंकि कुछ नहीं, उसके क्या, किसने डराना डराने का काम कहाँ होता है लोकतंत्र में, ऐसा थोड़ी ना है। और कितने दिन रहता है डराने नहीं, का। तो उसके बाद क्योंकि एक महीना डेढ़ नहीं, महीना वो तो बाहर है ना, पड़ा ना। वो रहे हम लोग, लेकिन वो इसलिए रहे क्योंकि ये यहाँ पे, आपको पता है ये पूरी स्टेट में क्या हालात हो रखे थे। ये तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, और उसके बाद भी जैसा भी लगा कि आपको जान का खतरा कि शायद कर मार देंगे। सकते थे, कोई पता लगता है। सरकार बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अब जो परिस्थितियां थी उस समय, तो उस समय तो हमें यही लगा कि बेहतर है कि यहाँ से, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला हुआ था, तो उसकी भी सुनवाई होनी थी। वो 10-15 दिन जैसे कोर्ट में लगा था मैटर, कि जो 6 विधायक कांग्रेस के थे उनका भी फिर स्टे नहीं हो पाया उस पर। अदरवाइज वो सब भी देख रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ चली हुई थी। तो हमने नहीं उचित समझा, फिर पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आए, लोगों के बीच में गए, और लोगों ने आशीर्वाद भी दिए। तो आप ऐसे फ्री में कैसे चले गए बीजेपी में? कि मतलब आपको लगा क्या? क्योंकि इन्होंने जैसे एलिगेशन लगाया कि 14-15 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दिए गए, जी और एलिगेशन तो उनका यही था। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई शिफ्ट मारता है तो जी। कोई ना कोई फायदा देखता है, या तो पैसे का देखता है या कुछ और देखता है। तो ऐसा आप है, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था हम्म इंडिपेंडेंट, तो हमीरपुर की जनता में जो काम किए थे मैंने, हम्म बिना विधायक बने भी, हम्म ठीक है, पैसे का तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, और पैसे का कोई ये भी नहीं है कि 14-15 करोड़ रुपए में आप बिक जाओगे, और आप जिसे कहते हैं कि आप वोट डाल दोगे, या ये परिस्थितियां उत्पन्न ऐसी हो रही है कि आप हाँ भाई अभी पैसे ले लो और वोट डाल दो। हम्म अगर एमएलएज ने इनके खिलाफ वोट किया, हम्म तो वो माहौल पूरा प्रदेश देख रहा था हम्म कि क्या चला हुआ है। वो कोई उसी समय नहीं हुआ है घटनाक्रम जो चला हुआ था, हम्म वो करीब 6 महीने 8 महीने से वैसा ही चला हुआ था। चाहे वो सुधीर शर्मा जी की बात करें, हम्म चाहे वो राजेंद्र राणा जी की बात करें, हम्म चाहे जो और विधायक थे उनकी बात करें, तो हम्म चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, हम्म चाहे वो कुछ ना कुछ सरकार के विरुद्ध चला ही हुआ था। चला हुआ अब था। वो सब बात ही वो इकट्ठा होता गया होता गया होता गया, और उस समय जब सेशन आया, हम्म तो सबने बोला कि नहीं डालना है वोट। तो आपको तब ये भी लगा कि यार विधायकी चली जाएगी, ऐसा कुछ सोचा था? विधायक की जाए जो मर्जी जाए। ऐसा लगा था आपको कि ये इस तरह से सस्पेंड कर दे ऐसे? नहीं, सस्पेंड तो हमने तो इस्तीफा दिया ना, हमने तो इस्तीफा दिया था। हम्म हम तो इंडिपेंडेंट। आप तो इंडिपेंडेंट थे। और रही बात, दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये जो टिकट दिया है पार्टी ने, ये ये कई करोड़ों भी खर्च कर लेते तब भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सिर्फ मुझे तो इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, और मुझे टिकट मिला, क्योंकि मैं शुरू से ही पारिवारिक विचारधारा भी भारतीय जनता पार्टी की रही है। संघ में रहा हूँ, मैंने आईटीसी की सन 2002 में स्वयंसेवक रहे हैं, शुरू से विचारधारा यही है। और जब टिकट नहीं मिला तो निराशा भी हुई थी उस समय। अच्छा। जब 22 में, हाँ, 22 में। हाँ, तो लेकिन जब अब टिकट मिला, जब इन्होंने कहा कि आपको टिकट देते हैं, तो मैंने तो धन्यवाद किया। और अब पार्टी को एक पूरे देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पार्टी कार्य कर रही है, तो कुछ ना कुछ इस महायज्ञ में हम भी छोटी सी आहुति डाल सकें अपने समाज कल्याण के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो प्रयास करते हैं और लगातार चले। तो 1-1.5 महीने तक जब आप बाहर थे सभी लोग, तो उसमें बीजेपी का कौन नेता कोऑर्डिनेट कर रहा था आपको? देखिए, कोऑर्डिनेट तो हमारी बातचीत तो चली हुई थी लगातार, ऐसा नहीं। मतलब किससे चली थी? जयराम जी से, अनुराग जी से? जयराम जी से भी बात थी, जयराम जी से भी बात थी। और मतलब आपने डिसीजन किसके कहने पे एकदम से ले लिया कि जयराम ने आपको कन्विंस किया, जयराम जी ने कन्विंस किया, अनुराग जी ने किया, या किसी और नेता ने किया? किस किस चीज़ के लिए, कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी? कि वोटिंग के लिए?
हाँ, मतलब वोटिंग के लिए और उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए। नहीं वो तो देखिए सारा का सारा किस्सा वो सब देख ही रहे थे, पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा था। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप कांग्रेस के विरुद्ध अगर वोटिंग कर रहे हैं हुँ। तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास विकल्प है दूसरा, हिमाचल में और तो कोई पार्टी है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही संपर्क में जाना था हमने, और तो किसी के पास कोई अपनी पार्टी तो तो बना। कोई ऐसा बीच में डर भी लगा कि बीच में यार ये मतलब क्योंकि पॉलिटिक्स में होता है कि कुछ भी स्थिर नहीं होता है। बिल्कुल आपसे कमिटमेंट होती है लेकिन लास्ट मोमेंट में कमिटमेंट भी निभाई जाती है। तो ऐसा भी लगा यार कहीं इधर से भी गए और उधर से भी गए। नहीं नहीं, खैर ऐसा नहीं है। हमारी अगर बातचीत हुई तो हमारे जो भी नेता हैं उन्होंने अंत तक का साथ भी दिया, और साथ में जो भी हमने कहा, जिस तरह की भी परिस्थितियां रही, उन्होंने उस तरह से हमारा पूरा पूरा सहयोग दिया, साथ दिया। और आपने देखा ही है, उसके बाद टिकट भी सबको दिया गया, लड़ा सबने, चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि जो झूठ बोल के, जैसे 22 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता गारंटियों के ऊपर, और अभी भी पूरा धन बल का सारा प्रयोग किया गया 24 के चुनाव। 24 का चुनाव कितना डिफरेंस लगा था आपको? क्योंकि वो तो एक तरह से पूरा का पूरा जोर लगाया गया आपको 24 हराने के लिए। 24 का उसमें तो चुनाव जो था, खोजी तो पूरी तरह से आप पर। देखिए 24 का चुनाव जो था, ऐसा चुनाव तो शायद ही कभी जीवन में आएगा। आपकी लाइफ में हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का चुनाव। क्या क्या आपने ऐसी चीजें देखी जो आपको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं अब? देखिए आप सोचिए कि हर समय सुबह से लेके रात तक एक तो ऑल टाइम आपके साथ, आपके आसपास पुलिस ही पुलिस चली हुई है। अच्छा, मतलब तो पूछते थे आप तभी यार तुम क्यों चले मेरे ने साथ? कि वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने क्या करना, वो तो स्वाभाविक से जो आदेश आएंगे वैसे आपकी गाड़ी। सीआईडी होती थी हाँ, आपकी? ऑल टाइम ऑल टाइम? कहीं भी जाना, कहीं भी आपने रैली है, छोटा कार्यक्रम है, किसी के घर जा रहे हैं हम्म। वहां पे, और उसके बाद उनके लोगों ने वहां पे पहुंच जाना, डराना धमकाना, एम्प्लॉयज को डराया गया अच्छा। कि वोट डालना है नहीं, वो फोटो खींच के लेके आनी है वोट की, इस तरह अच्छा, से जब फोटो मतलब ये थोड़ा सा ढंग से बताओ ये जो फोटो वाली बात ये है। फोटो मतलब कि अंदर आपने जब वोट डालना है तो उसकी फोटो खींच के लेके आनी है कि कांग्रेस को डाला है आपने वोट। अच्छा। तो ये परिस्थितियां जो थी, ये भयंकर परिस्थितियां थी, लेकिन लोगों का, हमीरपुर की जनता का बड़ा आशीर्वाद। आपको बीच में ऐसे लगा भी कि यार थोड़ा मुश्किल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं अंत तक मैंने ये की बात कही थी कि मैंने चुनाव जीतना है, और 101% जीतना, ये पता था। और जो लोग साथ में, क्योंकि मार्जिन आपका कम रहा था ना, 1500-1600 वोट के आसपास मेरा था ये। पहले चुनाव में जो वोट थे, मेरा उससे वोट बड़ा है, अच्छा, वोट बड़ा है। वोट बड़े हैं। हम्म। ठीक है, मार्जिन, क्योंकि उस टाइम 3 लोग खड़े थे, हम कांग्रेस बीजेपी इंडिपेंडेंट। हम्म। इस बार जो था कांग्रेस और बीजेपी का था। डायरेक्ट फाइट थी। हम्म। तो वोट मेरा बड़ा है पिछली बार से, हम्म। कम नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, मार्जिन कम हुआ है, ठीक है ना जी, लेकिन वोट बड़ा है। तो मार्जिन तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो 1567 वोट थे, ये 15,000 वोट के बराबर ही थे। तो ये तो हाँ है ना, ये कोई कम वोट नहीं थे इस परिस्थिति में, जब पूरा का पूरा प्रदेश का तंत्र, सारा का सारा पैसा, शराब, दुनिया भर की हर कुछ चला हुआ था इलेक्शन में। और आपकी तो 3-3 घंटे तो आपकी गाड़ियां खड़ी करके बीच में गाड़ियां रोक देते थे। अच्छा। ऊपर में से चुनावों के बीच में कोई बालूगंज थाने में बुला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, FIR दर्ज की गई, वो सब जो चला हुआ था, वो शायद ऐसा आता नहीं, पर भगवान की बड़ी कृपा है कि मतलब कभी उस तरह से कोई मानसिक स्ट्रेस नहीं आया लाइफ में। ठीक है, जो चला है चलने दो, चलने दो, चलने दो, ये एटीट्यूड रहा हमेशा। क्योंकि जो आपको सहयोग कर रहे थे, सुधीर जी थे, राजेंद्र राणा जी थे, बाकी जितने भी लोग थे आपको कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन वो खुद भी चुनाव में फंसे हुए थे। तो उनका भी कुछ सहयोग किस तरह से मिल रहा था आपको? देखिए हमारे वाला चुनाव तो ऐसा था कि सुधीर जी का चुनाव हो चुका था हम्म। जब हमारा चुनाव था इंडिपेंडेंट। हम्म। तब तो हमारे जो केवल 2 इंद्र जीते थे। और कांग्रेस पार्टी के 4 लोग जीत गए थे। हम्म। हमारा चुनाव तो तब हुआ जब इन हम्म। लोगों का चुनाव हो चुका था, तो वो और थोड़ा सा भयंकर हो चुका था, लेकिन सहयोग सबका मिला, पार्टी का बड़ा सहयोग मिला। फाइनेंशियली भी किया लोगों ने सहयोग आपको? नहीं, फाइनेंशियली मैंने कभी ऐसा कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कृपा है भगवान की। और मतलब देने की है बस नहीं नहीं, चलो मतलब उसमें इतना कर रखा है कि अपना जो राजनीति में आए हैं तो व्यवस्था कर दी है उसने कि हाँ भाई, आप अगर लड़ रहे हैं चुनाव तो अपने दम पे लड़ सकते हो। पार्टी का भी सहयोग रहता है, या पार्टी ने भी सहयोग किया है। और जितना कर खर्चा मिलता है जो पॉलिटिकली पार्टी से, वो जो आपके अकाउंट्स में आता है या कहीं भी आता है, वो सब चीज़ें चली थी जो थोड़ा बहुत। तो उपचुनाव में जब जीत गए आप और सीएम साहब ने तो पूरी तरह से दिक्कत कर रखी थी, तो क्या आपको बिलो द बेल्ट भी हमले किए गए एक तरह से उसके बाद? उसके उसके बाद भी तो चला ही हुआ है, अभी तक चला ही है। अब तो चुनाव हुए साल से ऊपर साल से 1.5 साल हो गया। हम्म।
1.5 साल हो गया अब तो। नहीं, एक तो केसेस हैं हाँ आपके ऊपर, एफआईआर हैं, हाँ हाँ तो एफआईआर तो चली है आपके ऊपर, उसमें आपको बार बार बुलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि आप हाँ। कह रहे हो। लेकिन बिलो द बेल्ट कोई फैमिली पे या आपके बिजनेस पे किस लेवल? देखिए ऐसा है, वो इनकी मानसिकता हो सकती है, मैं नहीं उस बात के लिए बोलूँगा, लेकिन ये सोचें कि ये सब करके ये कोई बिजनेस में कितना घाटा हुआ आपका? कारोबार बंद करके घाटा मैंने भगवान की कृपा से किसी का देना नहीं है। बिजनेस क्या बंद हुआ आपका? मेरे जो काम थे वो सारे बंद ही हैं। तो क्रशर कितने, ऐसे 5 क्रशर थे आपके, आप बता रहे, तो इसमें बंद बंद है सारे, कैसे है तो? मेरे बंद ही हैं जो हैं, सारे बंद हैं? जो बंद ही हैं, जो परिवार के या मेरे हैं वो बंद ही हैं। अच्छा, सब बंद है, बंद। कारोबार कोई नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, मेरा बाकी कंस्ट्रक्शन का काम चला है, मेरा वो अदर स्टेट्स में चला है। अदर स्टेट्स में, हिमाचल में आपका सारा काम? हिमाचल में बंद है। हिमाचल में जितना भी आपका कारोबार था सब बंद, सब बंद, सब बंद, सब बंद, सब ड्यू टू ड्यू टू गवर्नमेंट। ड्यू टू गवर्नमेंट की? क्या करते हैं, क्या बंद करने के लिए क्या कर किया वजह से होते देखिए ऐसे होता है ना, अब आप तो बिना वजह से परेशानियां करेंगे। अब अगर मेरे परिवार की फर्म है, अगर जो कंपनी है जो ठेकेदारी करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, जो पुल बना रही है या आपके रोड्स बना रही है, पेमेंटें नहीं करेंगे, जो पेमेंटें लेनी है उन्होंने वो नहीं करनी है, फिर उल्टा सीधा और इंक्वायरियाँ बिठा देंगे आपकी, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, तो ये उन कंपनी के ऊपर भी केसेस चले हैं, उनके ऊपर भी केस किए हुए हैं, और मेरे ऊपर तो किए ही हैं। ये एक विधायक खरीद फरोख्त का मामला भी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो किया हुआ है वो भी इन्होंने किया हुआ है, तो और भी मुकदमे चले हुए हैं, तो बिलो द बेल्ट ही है ये। आपके भाई पे भी? हाँ, मेरे ब्रदर पे भी है, ब्रदर पे भी है, और किस पे है आपके? चाचा जी पे है। चाचा जी भी पे? हाँ, चाचा जी पे भी है, सब पे ही है, बस पिताजी पे नहीं है। तो कोई उनकी गिरफ्तारी वगैरह का भी तो नहीं कुछ ऐसा कोई? नहीं नहीं, उनका ऐसा था कि उनको अभी बेल पे हैं वो। अच्छा, बेल पे? हाँ, बेल पे हैं, जैसे हम भी बेल पे ही हैं। अच्छा। हाँ, तो बेल पे हैं। अब ये तो झूठे मुकदमे किसी तरह भी फ्रेम कर दो आप कि ये कागज नहीं लगे हैं, ये आपने फ्रॉड किया है, ये ऐसा किया है, वैसा किया है, कोई माइनिंग के आपने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। पीछे जैसे जब हुआ तो क्रशर जो बंद थे, वो बंद था, उसके ऊपर रेड वगैरह डलवा के उन लोगों ने, और वहाँ पे भी मुकदमे दर्ज किए, जबकि 1.5 साल से प्लांट बंद, मशीनरी खड़ी है, सो वो किसी अंधे को भी दिख जाएगी क्या है। लेकिन अब वही बात है कि जो सरकार, ये बिलो द बेल्ट ही काम होता है। अदरवाइज ऐसा है कि जब इतने बड़े ओहदे पे होते हैं, जो सरकार होती है, चाहे मुखिया ही हो, तो मैं समझता हूँ कि जब सरकार बच गई है, आप 40 हो गए हैं, तो इतना जिसे कहते हैं नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहिए कि अपनी एनर्जी को उस दौरान जैसे ये अभी चला हुआ है सिस्टम पूरे प्रदेश में, अगर पत्रकार कोई बोलता है तो उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं, और मुझे लगता है शायद आपके ऊपर भी हुई है। सबसे पहले एफआईआर मुझ पे ही थी। तो वो भी हुई थी। फिर अगर बच्चे नारे लगा रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर देनी है। ये तो ये दर्शाता है कि ये हताश हो चुके हैं और ये सोचते हैं कि हम भी इससे डर जाएंगे, ये हो जाएंगे। मेरी उम्र भी ऐसी नहीं कि डरने वाला हूँ। अगर यही कोई 60-70 का पड़ाव होता तो शायद थोड़ा सा डर लगता। आप तो 35 साल में ही एमएलए बन गए थे ना? हाँ, 35 साल में, 35 में तो एमएलए बन तो गया। इतना अगर मजबूत हृदय तो अभी 38 तेज आती है ना? 38 है, तो इतना अगर मजबूत तो हृदय आप भगवान। तो इतने मजबूत हो, लेकिन फैमिली में लेडीज हैं, पत्नी होती है, माँ होती है, एक डर तो लगता ही है। तो वो ट्रॉमा में थे क्या वो, कि यार मेरे बच्चे को कहीं मार ना दे, या मेरे हस्बैंड को मार ना दे? ऐसा कुछ प्रेशर आता था घर से यार कि नहीं या करो, छोड़ते हैं, छोड़ो परे, समझौता कर नहीं, लेते हैं? ऐसा समझौते का तो ऐसा होता है, समझौता क्या करना है, किससे करना है समझौता। हम्म। अब ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये तो शायद राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी कहा था एक बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजा साहब ने, तो वो आज भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जब कहा था कि कोई सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है तो मुख्यमंत्री का नाम लिया था जी। है ना, कि ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। तो तो ये ब्लैकमेलिंग का काम तो तब चलता है अगर आपने कुछ गलत किया हो। जब आपने गलत नहीं किया है तो क्या ब्लैकमेलिंग करनी है हमारी। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूँ अपने दिमाग में, ठीक है मेरा परिवार हुआ परेशान, मदर माता जी हुए, लेकिन वो मजबूत हैं, बड़ी कृपा है भगवान की कि वो भी मजबूत हैं। अब वो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत हुआ, अब तो वो आदत पड़ गई है, अब तो उनको मतलब जितने नोटिस आते हैं, कोई एफआईआर होती है, वो नॉर्मल चीजें हो गई हैं। और पत्नी? मेरी पत्नी भी मजबूत है, वो भी मजबूत दिल रखती है तो क्या? अच्छा, लेकिन उसे ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है कि किस तरह से। तो खुद ही से आपको कभी डर नहीं लगा? डर किस चीज का लगना सर, डर तो कभी नहीं, मुख्यमंत्री हैं और एक डर तो डराने होता ही है थोड़ा। कोशिश करते हैं ये, पर मैं क्या, ये डराने की कोशिश करते हैं, पर अच्छा। शायद मैंने जैसे पहले कहा कि ईश्वर के अलावा डर किसी से नहीं लगता,
और ना डर डर लगता, डरना तो इनको चाहिए कि आने वाला समय इनका कैसा होगा। आने वाले समय को लेकर आपने बात की। नहीं, मैं वैसे तो बोल रहा हूँ कि आने वाला समय है। मैंने तो कहा कि मेरी तो उम्र है, मैं झेल लिया सब कुछ है, लेकिन जो लोग, जो अधिकारी, जो ये मुकदमे कर रहे हैं, झूठे मुकदमे कर रहे हैं, क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा समय के अनुसार? क्या इन लोगों ने नहीं कर रखा? आज अगर कांगड़ा बैंक का इशू था, हम्म जो वोट चोरी का देरा में हुआ, हम्म ठीक है, अगर वो हमने विधानसभा के अंदर उठाया, हम्म तो क्या हम ऐसे तथ्य नहीं बैठे होंगे लेके कि समय आने पर वो भी सभा पटल पे रखेंगे विधानसभा में कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ इस सरकार में, उनकी इंक्वायरियां होनी चाहिए। आज क्यों वो चीजें देनी हमने थोड़े, आज तो ना देख के बैठ जाएंगे, आज तो इन्होंने क्लीन चिट लेके साइड हो जाना सबने। समय आने पे एक एक दस्तावेज जो है, एक एक अधिकारी का, और जो नेता लोग भी इनमें है, एक एक को मैं पटल पे रखूंगा विधानसभा के अंदर कि ये है और कार्रवाई कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो आप सीएम सुक्खू से पूरा बदला लेंगे। नहीं, बदला मैं लेने वाला कौन होता था? बदला तो समय लेता है, हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? और मैं तो बड़ा छोटा सा अभी एमएलए हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ कि कोई मैं बहुत बड़े उसमें पार्टी में या कहीं बड़ी पोजीशन वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन ये है कि जनता के समक्ष उन चीजों को रखेंगे ताकि पार्टी की सरकार आए तो ये लोग जो हैं वो एक्सपोज हों कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। वो कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके राजनीतिक सलाहकार हों, चाहे और भी लोग हों, जो भी विधायक हो, कोई भी हो। अब इन्होंने अगर कोशिश की कि पूरा का पूरा एक्सपोज करने की, पूरे इंक्वायरीज की, मेरी सब कुछ किया, तो क्या मैं थोड़ी ना, मैं तो जब मेरे को बुलाया गया, मेरे परिवार को बुलाया गया, जहां पे भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया या कहीं बुलाया गया, तो वो गए, सहयोग किया सबने, हम लोग भी गए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब अगर इनके खुलेंगे तो वो इनको भी तो सहयोग करना चाहिए उस समय। जब आने वाले समय में जब भी हम रखेंगे चीज़ों को, फैक्ट एंड फिगर्स को रखेंगे कि ये सरकार में ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। और मैं कौन होता हूँ इनको वो तो समय है। और ना हमारा कभी ये रहा है ऐसा एटीट्यूड कि अपनी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी पे अब वोट बैंक के हिसाब से ज्यादातर राजेंद्र राणा जी को फॉलो करते हो, क्योंकि राजेंद्र राणा जी की तरह ही आप बहुत ज्यादा महिला सम्मान समारोह कराते हो, महिलाओं पे बहुत फोकस करते हो, जी। कैसा है? देखिए, राणा जी भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है, ऐसा नहीं है, और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। जब से हम देख भी रहे हैं तब से मतलब लगभग 25 वर्षों से उन्होंने वो अपना सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट चलाया। अब उनके सुपुत्र संभालते हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे जिले में हो, चाहे अपनी कंस्टिट्यूंसी में हो, उनकी कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे मेडिकल कैंप्स हो, महिलाओं के लिए काम किया है, तो वो किया। तो अगर फॉलो भी करते हो तो अच्छी बात, अच्छी चीज़ें तो लेनी चाहिए। कोई भी सिखाए, चाहे वो राणा जी हैं, चाहे कोई और नेता है, जिससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो, वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए वो चीज़, और हमने की है। हम्म, आजकल आपके चुनाव क्षेत्र में आपसे ज्यादा आपकी पत्नी दिख रही हैं, जी, जी। और उनका जो वर्किंग स्टाइल है बड़ा प्रोफेशनल सा लग रहा है, तो ये बाउंडिंग कैसे बनी, खासकर पॉलिटिक्स में भी? नहीं, देखिए, मेरी पत्नी तो पहले, जब मैंने चुनाव लड़ा 22 में, उससे पहले वो मना करती थी मुझे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उसके परिवार ने 3 चुनाव लड़े। उसके माता, मतलब मेरे उनके पिताजी राजेंद्र राजेंद्र जार जी, जो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी भी इलेक्शन लड़ चुकी है, बड़सर से लड़ चुके हैं। स्वार्थी के, मेरी धर्मपत्नी के मदर ने भी लड़ा चुनाव, हम्म फादर ने भी चुनाव लड़ा। और क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी थी और वो चुनाव हारे, अच्छा। तो वो चीज़ें देखी थी उस समय की, क्योंकि बचपन से वो लोग, उनकी फैमिली राजनीति में थी, तो उसको बहुत ही, जिसे कहते हैं कि वो राजनीति से बिल्कुल नफरत करती थी कि नहीं, अच्छा, हाँ, कि नहीं जाना है। पर हमें देख के लगता है उनको शी इज वेरी प्रोफेशनल। नहीं, वो अभी लोगों में जाती है, लोगों का और जो हमारे क्षेत्र की माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, वो बड़ा प्रेम रखते हैं उससे, और वो सेवा भाव से जाती है। तो कितनी ताकत मिलती है? आपकी लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज ही समझ मतलब लीजिए, फिर अरेंज। साथ में पढ़े लिखे हैं? नहीं, नहीं, ये मेरे से पहले पढ़ती थी, अच्छा। 1-2 साल पीछे, 1 साल पीछे। लेकिन अच्छा। वही तभी पसंद आ गए थे, मैंने फिर इनके माता पिता से बात की, अच्छा। ऐसे शादी करना, तो नहीं मानी। अच्छा, नहीं माने? नहीं मानना है, कुछ टाइम, फिर 2-3 साल मेरा इंटरव्यू चला। तो भाभी भी नहीं माने? नहीं, ये भी नहीं मानना है। फिर 2-3 साल वो इंटरव्यू चला, फिर उसको लगा भाई ठीक है। 2-3 साल के इंटरव्यू के बाद आप पास पास हुए हो पास प्यार में? हाँ, फिर पास हुए, फिर 2013 में मैरिज हुई हमारी। हम्म और अभी वो फील्ड में जाती है, पूरा सहयोग देती है। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि
मेंटली सपोर्ट भी करने वाली वही है घर, और मतलब घर पे भी पूरा सपोर्ट है और चुनाव क्षेत्र में भी पूरा सपोर्ट। आपको मतलब प्रॉपर सपोर्ट है। जी 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 बिल्कुल। हम्म। तो अभी पीछे कई बार पॉलिटिकल गलियारों में बातें चलती हैं कि अनुराग जी से थोड़ी दूरी है आपकी, तो अभी कैसी बाउंडिंग है अनुराग जी के साथ आपकी? ये देखिए, अनुराग जी बड़े नेता हैं, पार्टी के 5 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे, और धूमल साहब उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे मेरे विधानसभा क्षेत्र से। आपका तो विधानसभा क्षेत्र इतना क्या बोलते ग्लैमर है, क्योंकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से धूमल साहब लड़े हैं, जीते हैं, और अनुराग जी भी वहीं से हैं, उन्हीं का अपना संसदीय क्षेत्र है, और चीफ मिनिस्टर साहब सुखविंदर सिंह उनका अपना जिला है, तो सबकी नजरें रहती हैं हमीरपुर, खासकर जो हेडक्वार्टर है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं रहती हैं, बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की। नहीं, ब्लेसिंग और भी बड़ी है। नजरें नजरें रहती हैं, बड़े नेताओं की ब्लेसिंग थोड़ी हाँ। नहीं चलो, उनका सहयोग अलग तरह की होती है। सहयोग रहता है सबका, ऐसा नहीं है। अभी इलेक्शन भी सहयोग किया है, अनुराग जी का सहयोग मिला इलेक्शन में आपको 2024 का इलेक्शन था उसका? सहयोग मिला, और पूरा तो सपोर्ट किया। कितना आपको लगा फायदा अनुराग जी के इलेक्शन में उतरने का? नहीं, मतलब प्रभाव है इनका, अपना क्षेत्र पे प्रभाव तो रहता ही, बड़े लीडर्स हैं और लोगों के लिए काम किया है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें इनका आशीर्वाद मिला और हम जीत के भी आए। जयराम जी का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कराया आपने हमीरपुर में। वो धर्मपत्नी का उस दिन जन्मदिन था मेरे, और उसने वो आपकी धर्मपत्नी का उस दिन जन्मदिन था? हाँ, जन्मदिन था उस दिन। तो उस दिन वो योगा की जिला की अध्यक्ष है योगा एसोसिएशन की। अच्छा। तो जब जयराम जी पीछे राणा जी के कार्यक्रम में आए थे, तो उसके उस समय वो वहाँ पे मिले हमीरपुर में। तो उसने बोला कि आप आ सकते हैं, उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा अच्छा। कार्यक्रम में। तो मैंने कहा भाई करा लो फिर, अच्छा कार्यक्रम कराओ फिर। बढ़िया, उसने खुद इनवाइट किया था सारी लेडीज़ को जा जाके, और काफ़ी संख्या में तो कई बार लगता नहीं कि कोई हमारा बड़ा नेता नाराज हो जाएगा, वहां से अनुराग जी भी हैं, धूमल साहब भी हैं, कि नहीं आप दूसरे बड़े लीडर को उसी जगह नहीं, पे वैसे गए हो? तो खैर पार्टी में तो एक ही परिवार है, सारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक ही है, वो अनुशासन वाली पार्टी है, कोई ऐसा नहीं है। अगर जयराम जी हैं, अनुराग जी हैं, ये एक ही तो लक्ष्य को लेके चले हैं सारे, ये सरकार बनानी है, तो मुझे नहीं लगता नाराज होने वाली कोई ऐसी बात है। बड़े लीडर्स के साथ आप पंगे में तो पूरा दम रख रहे हैं, और दिल से भी आप पूरे दिलेर हैं। आपने अपने जो सैलरी है एमएलए की, जी वो लेते ही नहीं है, वो डोनेट कर देते हो आगे? जी, क्यों? मैंने ये क्यों? जब मैं राजनीति में आया था, तो मैंने ये संकल्प लिया था अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में जाके, मैंने ये बात बोली थी कि मैं एक भी रुपया तनख्वाह नहीं लूंगा, जो आएगी जो आएगी मैं क्या वो जनता की सेवा में जाएगी, और अभी तक जो भी आई है तो कैसे करते हो उसमें डोनेट? बाई किस चेक। चीज? बाई चेक? बाई चेक। किस चीज में आप डोनेट करते हो अपनी सैलरी? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे कई बार ऐसा है कि कोई पेशेंट है, या कोई गरीब फैमिली से कोई बच्चा है जो पढ़ने वाला है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, उनको सपोर्ट करना। कोई पेशेंट है, उसकी दवाई के लिए, उसका इलाज के लिए खर्चा करना, या किसी भी गरीब बेटे की शादी है उसके लिए मदद करना, जो मेरे से बन पाता है। मैं कौन हूँ, प्रभु है करवाने वाला, लेकिन जो उसकी ब्लेसिंग से कर पाता हूँ वो करता हूँ, और उसका जो जो आती है सैलरी वो जनता में ही जाती है। सर, बिजनेस का आप सारा दान कर दोगे, सैलरी का सारा दान कर दोगे, तो परिवार किसे चलाओगे? नहीं, परिवार देखिए, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सरकार ने वैसे आपके बिजनेस बंद कर रखे हैं, जैसा कि आप बता रहे हो। चलो तो सरकार काम कैसे चलेगा घर का? चलो सरकार ने बंद किए होंगे, लेकिन हाँ। ईश्वर की कृपा है कि संसाधन बनाए हैं। और जो रही बात हम हिमाचल में, आपको पता है यहाँ पे कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि जैसे दिल्ली बॉम्बे में या कहीं भी वहाँ रहते हैं हम लोग, तो बड़े खर्चे होते हैं, कोई 5 स्टार में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपल, जब राजनीति में भी हैं आप और हमीरपुर में रहते हैं, तो कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है यहाँ पे। और आपका पर्सनल खर्चा कितना की हो जाता है महीने का? तो पर्सनल खर्चा क्या ही होगा, पर्सनल खर्चे दाल रोटी खानी है, 2 टाइम खाना खाते हैं, और उतना कर व्यवस्था भगवान ने कर रखी। बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं जो मेरा लाइफ का सोच है वो ये है कि मैंने सिर्फ उनके तक का सोचा है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दूँ, ठीक है, वो ताकि अपने जीवन में अच्छा करें, और ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं ये सोचूं कि मैं उनके बच्चों के बारे में भी आगे सोचूं कि मैं ये इकट्ठा कर लूँगा, वो इकट्ठा कर लूँगा, तो मैं समझता हूँ वो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। भाई साहब, कई एमएलए तो, कई मंत्री तो पोस्ट पे आने के बाद पैसा कमाने पे जोर दे देते हैं, और कई खबरें निकलती रहती हैं, कई बार सच्ची निकलती है, कई बार झूठी निकलती हैं।
नहीं मोस्टली लोग तो पैसा कमाने पे जोर देते हैं, नहीं, चलो आप पैसा गंवाने पे जोर दे रहे हो तो चलो वो एक्चुअली नेचर भी होता है कई बार ऐसा, और शुरू से नेचर रहा है कि जो मदद हो सके वो करनी है। और कभी ऐसे ईश्वर ने कभी हाथ ऐसे नहीं फैलाने दिए, हमेशा हाथ उसने ऐसे रखा है कि देने लायक जैसे चुनाव में कि पैसे बांटने भी तो पड़ते हैं ना, लोगों को गिफ्ट भी देना पड़ता है, है। नहीं हम पैसे तो चाहिए ना बहुत ज्यादा। हम फिर आप 5-7 करोड़ तो आजकल आराम से चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं हमीरपुर की जनता में आप पैसे बांट के, आप बोलेंगे चुनावों के समय पैसे बांट, कोई पैसा नहीं आप अब- दे रहे, कुछ नहीं, गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं दे जब मैंने 22 का चुनाव लड़ा तो मैंने उस समय जिसे कहते हैं कि आपने जो काम करना है आपको वो ऑल टाइम करना पड़ेगा निरंतरता के साथ। आप बोलेंगे कि चुनाव में उतरो और उस समय आप पैसा आप बैग लेके चलो और बोलो कि मैं बांट के चुनाव में वोट ले लेता हूँ, तो वैसे नहीं होता। अच्छा, आपको एक जिसे कहते हैं कि लगातार लोगों के बीच में रहना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंचना है, और जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि उनका चुनाव हुआ प्रतिनिधि जो है ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है, तो जनता आशीर्वाद देती है। और जनता ने ये 2024 के इलेक्शन में विपरीत परिस्थितियों में भी हमीरपुर की जनता ने जितवाया है। तो कारोबार करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप फुल टाइम जो पॉलिटिक्स में दोगे तो तो कारोबार कारोबार मेरा ब्रदर देखता है, वो करता है काम। आपने अपने आप को डोनेट कर दी है नहीं पब्लिक। मैं तो अब देखिए, या तो आता नहीं इस फील्ड में, वो जब आए हैं तो जिस भी फील्ड में रहे, अगर कारोबार किया तो वहाँ भी दिन रात मेहनत की, और जो काम किया दबा के काम किया, हर चीज़ की। और आज अगर राजनीति में है तो राजनीति में भी दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो दायित्व उस प्रभु ने दिया हो उसका निर्वहन जो है बड़े दिल से करना पड़ता है, और हमने किया है। तो अब डोनेट ही समझो, आप खुद को डोनेट ही होता है। ये राजनीति में आ गए हैं तो ये फुल टाइम जॉब है। ये नहीं है कि आप सोचें कि आज महीने के लिए कहीं चले गए, ये कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे लगातार आपको नहीं, इलेक्शन के लिए देखो आपने एक अपना कारोबार खराब कर लिया, सैलरी आपने डोनेट कर दी, एक आपने गौशाला भी चलाई है, जी उसमें भी आप जो जख्मी गाय हैं या जख्मी बैल हैं उनका इलाज करते हो, तो वहाँ भी 2-3 लाख तो खर्चा आ जाता होगा वहाँ पे भी। बिल्कुल 2010 से चलाई है गौशाला, और अच्छा। सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में है वो। और अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर चलाई है। हाँ एक्चुअली वहाँ में मेरा काम था, कृषि वगैरह वहाँ पे थे चाचा जी का, तो वहाँ मैं खुद उस समय 2010 में संभालता था काम। अच्छा। तो और वहाँ पे गाय वगैरह छोड़ जाते थे बैलों को लोग खड में, तो वहाँ पे बनाया, व्यवस्था बनाई वहाँ पे। और क्योंकि शंकर भगवान की कृपा से उनको भगवान शंकर को बहुत मानते हैं आप उनको मानते हैं बचपन से ही। कुछ वैसे समझ लीजिए कि बचपन से ही या कॉलेज से थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो रहा। महादेव का बड़ी कृपा रही। लोग तो प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं कॉलेज में, नहीं आप भगवान के चक्कर में नहीं मेरा ऐसा रहा कि मेरा रूटीन शुरू से रहा कि वो थोड़ा सा पिताजी के वो वैसे संस्कार दिए उन्होंने कि पूजा पाठ के लिए थोड़ा लगे रहे। और कॉलेज के समय भी दिल्ली मंदिर जाता था मैं, शाम को मैंने ज़रूर जाना, शाम को वहाँ पे हमारे वहाँ पे भी शिव जी का ही मंदिर था जेपी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी सुबह जाना होता है। जेपी यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग की है। हाँ, और फिर यहाँ पे भी वैसा ही रूटीन बना कि सुबह मंदिर जाओ अपना, उसके बाद अच्छा, अभी भी मंदिर वगैरह सुबह जाते हैं। सुबह जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना बाबा के चरणों में हाजिरी लगा के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक अलग ऊर्जा का संचार मिलता है, तभी शत्रुओं से भी आप लड़ सकते हो, अगर उसकी कृपा हो। एमएलए बनने के बाद कोई ईगो नहीं आई, क्योंकि आपकी बड़ी सिंपलिसिटी है, मतलब आप इजी अवेलेबल होते हो, आपको रेडी वाला भी हाथ से पकड़ सकता है, आपको कोई अमीर आदमी भी हाथ से पकड़ सकता है, कोई भी आपको हाथ से इजीली पकड़ सकता है, और आप उनकी धारा में प्रवाहित हो जाते हो। नहीं चलो, तो ये नेचर कैसे डेवलप, क्योंकि एमएलए बनना, डीसी बनना, मतलब जब पोस्ट आ जाती है तो थोड़ा सा तो ईगो आ जाती है, तो आप बिल्कुल ही लगते ही नहीं हो कि एमएलए भी है कोई। नहीं चलो ऐसा नहीं है, वो लोगों का प्यार रहता है। और एक्चुअली ये चीज कैसे तो चाहिए, मतलब एक्चुअली ऐसे राजनीति में ये देखिए, ये कुछ भाई साहब, राजनीति में पावर बचाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं, जब पावर मिलती है बचाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं, बचाई कैसे आपने ये बताओ। ये तो ईश्वर की कृपा है कि उसने बुद्धि दी है, ठीक सद्बुद्धि दी है हम्म कि दिमाग पे वो चीजें ना चढ़े, हम्म पैसा दिमाग पे ना चढ़े, और ये पावर सत्ता ये दिमाग पे ना चढ़े। ये तो कुर्सी हो गया, ये इंसान हो गया, कुछ समय के लिए है, ये कौन सा सदा के लिए। और हमने कौन सा इन पोस्टों पे, या पता नहीं कब लोगों ने उतार देने हैं, कब रहना नहीं रहना। तो कम से कम ये तो हो कि जो समय आपको मिला है तो आप जिस जिस काम के लिए आए हैं, अगर लोगों ने आपको बनाया है, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो उनसे क्या मुंह मोड़ना है। उनसे उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है आपके लिए। उनका तो कर्ज आप कभी पूरे जीवन में नहीं चुका सकते हैं। जब
कि चाहे हमीरपुर की जनता की बात करूं मैं, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि लोगों ने मुझे बड़ा मजबूती के साथ आशीर्वाद दिया, और मैं ये ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि हम लोग उस, जिसे कहते हैं कि वैसा नेचर है नहीं कि अ, दिमाग पे चीज़ें चढ़े हैं, और बड़ी कृपा है भगवान की कि उसने। कि भगवान की लय में आप लगे हो, जनता की सेवा में लगे हो, तो कोई नशा पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं? नशा पत्ती काहे कौन है? कोई होता है ना तो। नहीं नहीं नहीं, नशा पत्ता कुछ नहीं है। हाँ। नशा प्रभु के चरणों का ही है, और बाकी लोगों का नशा है, लोगों के बीच में जाना होता है, और लोगों के लिए दिन रात चले हैं। चलो आशीष जी, आपसे बात करने का बड़ा आनंद आया, और आपने बड़ी सार्थक चर्चा की। कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा जो थी कि कैसे कैसे जब आपने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव लड़ने के बाद आप पे क्या क्या दिक्कतें हुई, और आपको बिल्कुल परिवार पे भी दिक्कतें आई, और काफ़ी आपने सहा, और आप पहली बार कुछ चीज़ें पता लगी कि आपने अपनी सैलरी तक डोनेट कर दी है। एक गौशाला जो आपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर चलाई है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई नेता कोई भी काम करता है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में करता है, ताकि चलो 1, 2, 4, 5 वोट मिले। लेकिन किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में एक सेवा भावना ना, वहाँ आप 2-3 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहे हो, और लोगों को एक तरह से आपने समर्पित किया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी।